हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं रजिस्टर्ड जो विल है या वसीयत जिसको बोलते हैं उसके बारे में कि अगर कोई भी रजिस्टर्ड दस्तावेज है, विल है, वसीयत है, फिर भी उसको जो है कैंसिल कराया जा सकता है, कैंसिल हो सकता है। उसके रिगार्डिंग जो है सुप्रीम कोर्ट का भी लैंडमार्क जजमेंट आया है 20 नवंबर 2023 को, यानी 5 दिन पहले। तो उसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश एंड फॉरेंसिक एक्सपर्ट ऑफिस एसोसिएट लॉ फर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों की कोई भी कानूनी समस्या है और आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं विल या वसीयत जिसको बोलते हैं वो होता क्या है। कोई भी अपने जीवन काल में अपनी कोई भी प्रॉपर्टी होती है, या चल संपत्ति मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी जो भी होती है, उसको किसी और को अगर वो देना चाहता है तो उसके लिए एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है कि जो उनके मरने के बाद वो प्रॉपर्टी जो है किसको वहां पे मिलेगी, तो उसको वहां पे वसीयत कहा जाता है। तो जो वसीयत है वो दोनों प्रकार का हो सकता है, रजिस्टर्ड भी हो सकता है, विदाउट रजिस्टर्ड भी हो सकता है। तो इसमें बहुत सारे लोगों का एक डाउट होता है कि हमारे पास एक विल है जो कि वहां पे रजिस्टर्ड नहीं है, नोटराइज्ड है, ठीक है, नोटरी के द्वारा वहां पे बनाया गया है, या वो नोटराइज्ड भी नहीं है, तो उस कंडीशन में वो वैलिड होगा या नहीं होगा। या किसी का ये भी डाउट होता है हमारे पास एक रजिस्टर्ड विल है तो वो वैलिड ही होगा, ये भी यहाँ पे जरूरी नहीं है। इसको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अभी पूरा अच्छी तरीके से यहाँ पे बताया हुआ है कि किस कंडीशन में वो विल है वो वहां पे वैलिड माना जाएगा, कब है वो विल वहां पे वैलिड नहीं माना जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं कि कोई भी विल या वसीयत है वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वैलिड होगा, तो उसके लिए कौन सा प्रावधान दिया हुआ, कौन से कानून के अंतर्गत हम लोग समझ सकते हैं कि जो विल है विदाउट रजिस्टर्ड भी वो मायने रखेगा, वैलिड रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए जो है आप रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 18 में देख सकते हैं, जिसमें रजिस्टर्ड दस्तावेज दिया हुआ है, उसमें यह जो विल है उसको वहां पे नहीं डाला गया है। यानी जो है विल या वसीयत जो है उसको रजिस्टर्ड कराने की जरूरत नहीं है, विदाउट रजिस्टर्ड भी वो वहां पे वैलिड मानी जाएगी। साथ ही आप हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेक्शन 63 में दिया हुआ है कि विल कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो उसमें पूरा चीज दिया हुआ है कि 2 विटनेस होना चाहिए, अटेस्टिंग विटनेस होना चाहिए, और बाकी उसमें जो कंडीशन वगैरह दिया हुआ है। लेकिन उसमें भी कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि जो विल है उसको वहां पे आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरीके से क्लियर हो जाता है कि कोई भी विल है वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, दोनों प्रकार से वैलिड है। बट वहां पे कब वहां पे इनवैलिड होगा, रजिस्टर्ड भी है तब भी इनवैलिड होगा और अनरजिस्टर्ड है तब भी इनवैलिड होगा। लेकिन वो कंडीशन क्या है उसको हम लोग आगे चल के इस वीडियो देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें आप लोग यहाँ पे डिस्प्ले में देख रहे होंगे। तो इसमें जो केस है, जो एप्लीकेंट है उसका नाम है नालिनी कंठ, जिनके द्वारा यह केस यहाँ पे दायर किया गया है, ठीक है। तो इसके जो फैक्ट है उसके बारे में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जो नालिनी कंठ है उनके द्वारा सेल्फ डिक्लेरेशन का एक सूट वहाँ पे ट्रायल कोर्ट में दायर किया जाता है। उसका फैक्ट ये था कि जो एक 70 साल की जो बुजुर्ग महिला है उन्होंने जो है नालिनी कंठ को यहाँ पे 1984 में एक गोद ले लिया था, ठीक है। गोद लेने के 1 महीने के बाद उनके द्वारा एक विल तैयार किया गया और उस विल के माध्यम से जो है नालिनी कंठ के नाम पे उसको वहां पे पूरा प्रॉपर्टी को दे दिया गया कि जो मेरे पास अभी यहाँ पे रह रही है तो उनको वहां पे प्रॉपर्टी की पूरा उनको मिलना चाहिए, इस तरीके से था। तो वह जो उनको विल जो बना हुआ था उसी विल को यहाँ पे एग्जीक्यूट कराते हुए यहाँ पे ट्रायल कोर्ट में उनके द्वारा जो है सेल्फ डिक्लेरेशन का केस यहाँ पे फाइल किया गया, जहाँ पे जो है ट्रायल कोर्ट के द्वारा जो है नालिनी कंठ के फेवर वहां पे जजमेंट दे दिया गया। अब यहाँ पे नालिनी जो कंठ है उनके द्वारा जो विल वहां पे पेश किया गया था और जो है अडॉप्शन का वहां पे जो डॉक्यूमेंट पेश किया गया था, तो इसमें जो है उनके जो पोते थे, जो बुजुर्ग महिला थी 70 साल की, उसके जो पोते थे उन्होंने उसको ऑब्जेक्ट किया हुआ था, जो रिस्पोंडेंट हैं इसमें। तो उनके द्वारा उसको वहां पे कहा गया था कि जो इनके द्वारा विल और यहाँ पे एडॉप्शन डॉक्यूमेंट वहां पे पेश किया गया है वो दोनों वहां पे वैलिड नहीं है, दोनों वहां पे फोर्जरी करके वहां पे पेश किया गया है और वहां पे फैब्रिकेटेड है, उसको यहाँ पे अल्टरेशन वगैरह किया गया है, इस तरीके का उनके द्वारा उस पर ऑब्जेक्शन किया गया। तो यह तो जो है बेसिक ऑब्जेक्शन हो गया कि हर केस में एक पार्टी जो है अपना बात वहां पे सही बोलते हैं, दूसरा बात वहां पे जो है उसको गलत बोलते हैं। यह तो हो गया ऑब्जेक्शन, मतलब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की बात हो गई, ठीक है। लेकिन जो है मेन कानून की बात में चलते हैं। जो कानून
कानून की क्या कहती है, अगर कोई भी जो है आपका विल है या वसीयत है, ठीक है, उसको आप कैसे उसको वहां पे वैलिड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इंडियन एविडेंस एक्ट का जो है सेक्शन 68 को देखना पड़ेगा। उसमें कहा गया है कि कोई भी विल या वसीयत है उसको आप कोर्ट में अगर साबित करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी अटेस्टिंग विटनेस है, जो उसमें गवाह हैं, उनको आप वहां पे कोर्ट में लाइए और उनका वहां पे बयान करवाइए और उससे आप वहां पे प्रूफ करा सकते हैं कि वो जो है आपका जो विल है वो वहां पे सही है। अगर उसमें से किसी एक की अगर डेथ हो गई है तो जो है दूसरा वहां पे जो अटेस्टिंग विटनेस है उनको आप वहां पे लेके आइए, उनसे बयान करवाइए, तो भी वहां पे वैलिड माना जाएगा। अब या ये भी हो सकता है कि अगर दोनों अटेस्टिंग जो विटनेस है वो वहां पे नहीं हो तो उस कंडीशन में आपको वहां पे क्या करना है। तो उसके लिए जो है सेक्शन 69 इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया हुआ कि जो उनका जो साइन है, ठीक है, उसको आपको वहां पे वेरीफाई कराना पड़ेगा। वेरीफाई कैसे कराइएगा, या तो आप उनसे रिलेटेड कोई भी दस्तावेज अगर जो एडमिसिबल होगा उसको आपको वहां पे पेश करना पड़ेगा, और जो भी उसके सिग्नेचर को जो जानते होंगे उसको आप उसके थ्रू आप वहां पे करा सकते हैं। या साथ ही आप क्या करा सकते हैं, उसको हैंड राइटिंग एग्जामिनेशन के थ्रू भी आप वहां पे करा सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट एग्जामिनर होते हैं। क्योंकि मैं ऑलरेडी डॉक्यूमेंट एग्जामिनर भी हूं, क्योंकि मैं हैंड राइटिंग एक्सपर्ट हूं, तो मैं इसके बारे में अच्छे से बता सकता हूं कि कोई भी एडमिसिबल जो दस्तावेज होता है, यानी कौन सा एडमिसिबल होगा, जो उनके जो उस टाइम पीरियड में कहीं पे लिखा गया हो, या बैंक में हो सकता है साइन किए हो, या पैन कार्ड का फॉर्म हो सकता है, या कहीं पे भी जहां उनके द्वारा साइन किया गया हो, उस दस्तावेज को आप लेके आइए। उसको आप जो है फॉरेंसिक एक्सपर्ट, जो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट होते हैं, या जैसे मैं हूं, तो उसके थ्रू आप वहां पे जांच करा सकते हैं। उसके बाद उसका जो सर्टिफिकेट हुआ उसको आप वहां पे लेके जाइए। वहां पे एक्सपर्ट विटनेस होगा, वहां पे जो वहां पे ओपिनियन अपना दे रहे हैं, जो वहां पे दे रहे हैं, जैसे मैं वहां पे अपना ओपिनियन देता हूं तो मेरा वहां पे जो है एविडेंस होगा, जो सामने वाले जो एडवोकेट होंगे उनके द्वारा वहां पे जो है क्रॉस किया जाएगा। उसके बाद जो है वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो यहाँ पे वैलिड हो सकता है। और अगर इस तरीके का नहीं है तो जो भी वहां पे अगर उसके कोई रिलेटिव हैं जो उनके जान पहचान में हैं, या कोई उनका पड़ोसी, उनका फ्रेंड है जो उनके हैंड राइटिंग को पहचानता है, तो उनके थ्रू भी आप उसको वेरीफाई करा सकते हैं। लेकिन इस प्रेजेंट केस में जो है, जो नालिनी कंठ है, उनके द्वारा इस तरीके का कोई भी उसका यूज नहीं किया गया था। उनके द्वारा अलग से एक नया विटनेस लाया गया था, जिन्होंने वहां पे आई विटनेस के तौर पे वहां पे अपना बयान दिया कि मेरे समक्ष इनके द्वारा जो है वहां पे साइन किया गया था, और जब मैंने उनको वहां पे साइन करते हुए देखा था जब ये बिल बन रहा था। तो इस तरीके का जो वहां पे दिया गया गवाही, और उसी के आधार पे जो है ट्रायल कोर्ट ने वहां पे उनके फेवर में जजमेंट कर दिया। जब उनके द्वारा अपील में हाई कोर्ट में जब गए तो वहां पे जो है हाई कोर्ट ने उनके फैसला को वहां पे बदल दिया, क्योंकि इस तरीके का कोई भी प्रोविजन नहीं है कि उनके द्वारा नया वहां पे विटनेस ला के आप उसको वहां पे वेरीफाई करा रहे हो। जो वहां पे सेक्शन 68 है, 69 है, उस प्रोविजन के आधार पे आपको करना था। तो वहां पे जो है उनका जो है जजमेंट को वहां पे चेंज कर दिया गया, और यहाँ पे जो है रिस्पोंडेंट के फेवर में वहां पे जजमेंट दिया गया। तो फिर जो है नालिनी कंठ है, उनके द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे अपील दायर किया गया। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को पूरा अच्छे तरीके से एनालाइज किया, और वहां पे देखा कि जो प्रोविजन है उस प्रोविजन के आधार पे जो है इनको यहाँ पे वैलिड नहीं माना जाएगा। और साथ ही जो उनके जो वसीयत बना हुआ था, उसके जो कंटेंट थे उनके में भी सस्पिशियस था थोड़ा सा। जैसे उनको एडॉप्ट करने के 1 महीने के बाद ही उनके द्वारा विल तैयार किया गया था, और उसमें यह लिखा हुआ था कि मेरी मृत्यु के बाद जो है ये जो जिनको मैंने गोद लिया है नालिनी कंठ, वह मेरे जो है अमृत संस्कार उसको उनके द्वारा जो है उनके रीति रिवाज के हिसाब से किया जाएगा। लेकिन उस समय जो उनकी उम्र थी वो 1 साल की थी, तो वह महीने पहले ही उनको वहां पे जो है गोद लिया गया था, तो वो कैसे उनके संस्कार को जान सकती थी। इस तरीके से यहाँ पे ये सब सस्पिशियस बातें थी, जिसके आधार पे और जो उनका प्रोविजन था लॉ का उसको भी वहां पे फॉलो नहीं किया गया था, जिसके आधार पर उनका जो विल था और एडॉप्शन था दोनों को वहां पर से कैंसिल कर दिया गया, और जो है रिस्पोंडेंट के फेवर में वहां पे जजमेंट दिया गया। तो आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि विल है, वसीयत है, उसको आप लोग कैसे वहां पे एडमिसिबल करा सकते हैं। अगर वहां पे गवाह है तो गवाह को बुला लीजिए, अगर नहीं है तो उस कंडीशन में आप सेक्शन 69 का यूज करते हुए एक्सपर्ट विटनेस को भी ला सकते हैं, और जो हैंड राइटिंग है उसको एग्जामिनेशन करा के भी आप उन लोग को करा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग मेरे से व्हाट्सएप नंबर दिया हो जिसके थ्रू अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए मेरे से बात कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का अपडेट मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।